11th प्रॉब्लम का एक सिंपलर एनालिसिस भी हो सकता है। समझ में आया ना, जैसे 45 डिग्री पर तो उसका जो परिमाप होगा वो कितना है, 10 मीटर है। 11th प्रॉब्लम को आप इस तरह से भी बहुत सिंपली सोच सकते हो कि यह व्हील और यह एक व्हील, यदि यह 45 डिग्री पर यह कार बस गिरने लगी है तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर कांटेक्ट लूज हो गया, इस पॉइंट पर कांटेक्ट खत्म हो गया। और इस पॉइंट पर कांटेक्ट यदि खत्म हो गया तो इधर से नॉर्मल रिएक्शन जो मिलने वाला है N2, दिस वुड बिकम 0। और अब सारा का सारा नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ इधर से ही मिल रहा है N1, कुछ इधर से फ्रिक्शन भी मिल रहा है। इस टायर का जमीन से कोई संपर्क रहा ही नहीं। एक तो फ्रिक्शन फोर्स इधर से मिल रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से मिल रहा है। इसके अलावा वहां पर जो एक फोर्स है दैट इज mg, जो कि सेंटर ऑफ मास पर है। अब हम कहेंगे कि mg की वजह से यह बॉडी इस तरफ रोटेट होने लगी। इसका मतलब mg की वजह से इस डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप होने लगा। लिमिटिंग सिचुएशन में कुछ ऐसा रहा होगा कि यह mg ठीक इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करी होगी। यह दूरी है 1 मीटर, यह है हाइट h और यह है 45 डिग्री। लिमिटिंग सिचुएशन में mg इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करी होगी। सो 1 मीटर अपॉन h मस्ट बी tan 45 और h मस्ट बी 1 मीटर। लिमिटिंग सिचुएशन में N2 को 0 मान लेने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस समय पर बस टॉपल हो रही है, बस गिर रही है और वो तभी गिरेगी जब N2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और N2 की वैल्यू 0 हो जाने पर ठीक बस के टॉपल करते समय mg ठीक इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करना चाहिए। इससे कम एंगल पर mg इधर रहेगा, जिसकी वजह से बस टॉपल नहीं करेगी। इससे ज्यादा एंगल पर mg इधर से रहेगा, जो कि बस को टॉपल करवा देगी। डेफिनेटली दिस इज अ सिंपलर टू एनालाइज द सिचुएशन। चलिए डीपीएस 6 के डाउट्स लिखवाइए। फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इसके अलावा सिक्स। चलो पहले फर्स्ट तो करूं। अ कैंटिलीवर बीम दैट प्रोजेक्ट बियॉन्ड इट्स सपोर्ट such as a diving board. So figure show 30 kg diving board, 3.6 meter long, that is 50 kg woman is standing on its end. The board supports are at 1 meter apart. Find the force that each support exert. देखिए कैंटिलीवर बीम जो बना रखा है, हम इसको ध्यान से सबसे पहले देखते हैं। डाइविंग बोर्ड है इनफैक्ट यहां,
से बना हुआ है, इस जगह पर सपोर्टेड है। मैं सीधा सीधा ही फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाते जाता हूं। इस जगह पर सेंटर पर इसका वेट mg लगेगा और इस जगह पर जो एक डाइवर है, कैंटिलीवर इज a beam that projects beyond its support. This is 30 into G. नहीं, 50 into G। और मैं तो कैपिटल एम जी लिख देता हूं उसका भी, तो कैपिटल एम जी और इस जगह पर सपोर्टेड है। फोर्सेस की डायरेक्शन बड़ा सोच समझ कर लिखनी होगी इधर। यह 1 मीटर अपार्ट है। फिगर में उनने फोर्सेस की डायरेक्शन वैसे दिखा रखी है, और ऑल्दो यह बात हमें सोचने के लिए दी जाती है, F1 और F2 सपोर्ट पर इस तरह से दो फोर्सेस लगेंगी, mg और कैपिटल mg, और F1 और F2 निकालना। दो ही इक्वेशन बनानी है। समेशन एफ एक्स का तो यार कोई मतलब ही नहीं है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक इक्वेशन बनेगी, mg प्लस कैपिटल mg प्लस F1 इक्वल टू F2। और एक टाउ जेड की इक्वेशन लाता हूं मैं इस एक्सिस के अबाउट, कहता हूं कि कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा F1 की वजह से टॉर्क 0, F2 की वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव, F2 into 1 मीटर मस्ट बी इक्वल टू mg into 3.6 मीटर लॉन्ग है, तो 3.6 मीटर लॉन्ग फिर 1.8 हो गया, mg into 1.8, और इसका हो गया कैपिटल mg into 3.6, F2 into 1 is equal to mg की जगह 30 g into 1.8 मीटर प्लस 50 g into 3.6। यह F2 आ गया, इधर से F2 आ जाएगा, इट्स 130 g into 1.8 न्यूटन। 30 1.8 कॉमन, 100 130, और इधर से हम F1 निकाल देंगे। F1 is F2 130 into 1.8 g minus mg plus mg 80 g। This is F1। ध्यान से देखिए, थर्ड प्रॉब्लम,
a gate 1.8 meter long. A gate, this is a gate, it's 1.8 meter long and 1.2 meter high. हाइट कम है, लेंथ ज्यादा है. This is a gate. (1.8), 1.2. Hinges at top and bottom of one edge. इसको इधर से हिंज करा हुआ है, इधर से हिंज करा हुआ है. If the entire 300 Newton weight of gate is supported by the lower hinge, इस गेट का वजन है 300 न्यूटन. Find the force the gate exert on the upper hinge. The force the gate exert on the lower hinge. देखिए, if the entire 300 Newton weight of gate is supported by the lower hinge, पूरा का पूरा वजन लोअर हिंज ने ही संभाल रखा है. Find the force the gate exert on the upper hinge and find the force the gate exert on the lower hinge. अब देखिए, इसका मतलब लोअर हिंज पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में 300 न्यूटन है, मगर यह दरवाजा, ये जो इसका वजन है, ये इसे पूरी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखेगा. और उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस हिंज पर एक फोर्स ऐसे मिलने लगेगी, फोर्स F1. और यह फोर्स पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल इसलिए नहीं होगी क्योंकि दरवाजे का पूरा वजन तो लोअर हिंज नहीं संभाल रखा है. अपर हिंज को वजन संभालने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो सिर्फ उसका रोटेशन प्रिवेंट करना है. तो इसलिए फोर्स F1 इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और समेशन Fy तो हमने पहले ही जीरो कर दिया. समेशन Fx को जीरो करने के लिए F1 यदि इधर है तो लोअर हिंज पर भी इधर एक F1 लगने लगेगा, तो समेशन Fx भी जीरो हो जाएगा. अब हम कहते हैं दिस डोर इज नॉट रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सेस, इस एक्सेस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, तो इसके अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए. 300 न्यूटन का टॉर्क जीरो, F1 का टॉर्क जीरो. टॉर्क होएगा सिर्फ F1 की वजह से और इस 300 न्यूटन की वजह से, तो यह टॉर्क हम निकाल लेते हैं. F1 into 1.2. This is anti-clockwise torque, hence positive. This must be equal to clockwise torque, which is negative, that is 300 into 300 Newton into 1.8 by 2. 1.8 by 2 होगा यह. So F1 comes out to be 2, 3, 900 by 4 Newton, और F1 is 225 Newton. F1 is 225 Newton. This is the force the gate exert on the upper hinge. And then lower hinge पर जो फोर्स लगेगा that is अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 225 स्क्वायर. लोअर हिंज पर जो फोर्स लगना है that is this F, the vector sum of the two. This is the force of the lower hinge. Solve it. एंगल भी निकल जाएगा वो.
एंगल भी निकल जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। आज यहीं तक कराता हूं, कल के दिन